हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई सही से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे न्यू लॉन्गन विस्टास बुक क्लास 7 के ज्योग्राफी चैप्टर्स को। हिस्ट्री के चैप्टर्स मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अगर आप उस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगा, एक लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हैं। हम ज्योग्राफी में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। हम जब बात दोस्तों एटमॉस्फेयर की करते हैं तो एटमॉस्फेयर मतलब होता क्या है? हमारे चारों ओर जहाँ हम रहते हैं, हमारे चारों ओर ऑल अराउंड अस जो हवा का परत होता है, जो हवा का ब्लैंकेट होता है, ठीक है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इस हवा के ब्लैंकेट में होता क्या है? तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर बोले तो क्या, तो सपोज कर लीजिए कि जब वाटर को आप गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलता है, उसको वेपर कहते हैं। तो भाप होते हैं। और वाटर वेपर मतलब जल वाष्प होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, धूल के भी कण आपके एयर में होते हैं, हवा में होते हैं। स्मोक होता है, धुआं भी होता है, क्योंकि आग वगैरह जलती रहती है तो धुआं रहता है। सॉल्ट्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो इसके मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है पार्ट, उससे घटक जो उसमें रहते हैं। तो उसके जो मेन आपके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 78% इसमें आपका नाइट्रोजन होता है। उसके बाद से 21% ऑक्सीजन होता है। ये अप्रॉक्सीमेट है, लगभग है ये, ठीक है। 20 पॉइंट समथिंग होता है तो उसको हम 21 मान लेते हैं। तो आप लगभग 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% लगभग आपका ऑक्सीजन होता है, और जो 1% बचता है उसमें क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होता है, आर्गन गैस होती है, हीलियम होती है और ओजोन होती है। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है? ये गैसों का एक लेयर होता है, गैसों का एक कंबल होता है, एक ब्लैंकेट होता है। चारों तरफ हमारे आसपास हवा है और गैसें हैं। तो एयर क्या होता है? गैसों का मिक्सचर होता है। एयर में क्या होता है? तो नथिंग बट देयर इज गैसेस इन एयर। तो एयर क्या होती है? गैसों का मिश्रण होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, और इसी एयर से मिलकर वो क्या बनता है? एटमॉस्फेयर बनता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है ये मैंने आपको बता दिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि एटमॉस्फेयर को हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्ययन की सुविधा हेतु, कि हम उसको आसानी से पढ़ सकें और जो भी एक्टिविटीज़ होती है वेदर से रिलेटेड या बाकी से रिलेटेड, उसको हम और अच्छे से पढ़ सकें, इसके लिए हम इसको कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जब कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो अब एक एक पार्ट को हम आसानी से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो ये चलते हैं अपने दूसरे आइटम की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उससे पहले होता क्या है कि जो टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है एटमॉस्फेयर को रखने में। अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, वाटर वेपर में चेंजेस हुआ, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा बढ़ गए, स्मोक ज़्यादा बढ़ गए, सॉल्ट ज़्यादा बढ़ गए, या प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, तो ये आपस में इन सब से बढ़ने से घटने से डिस्टर्बेंस होता है। अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो भी एक इफेक्ट डालेंगी, अगर ये सब चीज़ें कम होंगी तो भी इनका इफेक्ट सीधे सीधे होता है। तो जो हमारा वेदर कंडीशन होता है, जो हमारा वेदर होता है, जो हमारा मौसम होता है, उसका जो है कि सीधे रिलेशन किससे होता है? एटमॉस्फेयर से होता है। एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा चेंजिंग होगी, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। एटमॉस्फेयर में जब चेंजेस होंगे तो आपके वेदर में भी चेंजेस होंगे। यूँ कहें कि अगर वाटर वेपर डिक्रीज या इंक्रीज होता है, डस्ट पार्टिकल डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं, तो सीधे सीधे वो एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। तो ये पॉइंट आपको बताना ज़रूरी था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम जो है कि फ्रॉम डाउन टू अप ऐसे चलेगा, फ्रॉम डाउन टू अप चले, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, सपोज चलिए हम जिस जमीन पे चलते हैं, जमीन है, हम चल रहे हैं इस पे, इसको अगर हम अर्थ सरफेस इसको कहा जाता है, तो हम इसको अगर अर्थ सरफेस कह लें, तो अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर की तरफ यानी स्काई की तरफ हम जब जाएंगे, यानी नीचे से हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे,
तो सबसे पहले आपका जो लेयर पड़ेगा एटमॉस्फेयर का, जो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद से उससे ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर आता है, जो लेयर आता है एटमॉस्फेयर का, हम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम डाउन टू अप हम जा रहे हैं। तो सबसे निचला क्या होता है, सबसे बॉटम वाला में क्या होता है, ट्रोपोस्फियर। उससे ऊपर आपका होता है स्ट्रेटोस्फियर। उससे ऊपर आपका होता है मेसोस्फियर। उससे ऊपर आपका होता है थर्मोस्फियर। और सबसे ऊपर जो आपका क्या होता है, एक्सोस्फियर, ठीक है। अगर हम स्काई से, आकाश से नीचे की तरफ चलें, अर्थ की तरफ चलें, तो उस हिसाब से सबसे ऊपर एक एक्सोस्फियर हो जाए, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तब हम अप से डाउन आ रहे हैं, तो एक्सोस्फियर होगा। उससे नीचे थर्मोस्फियर होगा। उससे नीचे मेसोस्फियर होगा। उससे नीचे स्ट्रेटोस्फियर होगा। और सबसे नीचे क्या होगा, ट्रोपोस्फियर होगा। तो अगर हम ऊपर से नीचे तरफ चलते हैं तो सबसे पहले एक्सोस्फियर आएगा, लेकिन अगर हम डाउन टू अप चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ट्रोपोस्फियर आएगा, ठीक है। अब आपके इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के लिए लिखा हुआ है और बताया भी है। आइए हम भी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रोपोस्फियर को। ये जो ट्रोपोस्फियर होता है आपका, ये सबसे, इसको क्या कहते हैं, लोएस्ट पार्ट, लोएस्ट पार्ट या लोएस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो क्या होता है, तो सबसे लोएस्ट आपका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है आपके एटमॉस्फेयर का, जिसको लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद से ये डेंसेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे घना जो है कि ये होता है। घना इन द सेंस किसे कहते हैं, इसमें जो एयर होती है वो सबसे थिक होती है, ठीक है। जो एयर होती है जिससे मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, वो सबसे थिक कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। तो डेंसेट पार्ट ये क्या है, एटमॉस्फेयर का क्या है, डेंसेट पार्ट है। अगला पॉइंट क्या है, इसमें आपका क्या होता है, वाटर वेपर पाए जाते हैं और डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। जो हम धूल के कण जो हम देखते हैं, जो हम डस्ट पार्टिकल देखते हैं, ठीक है, और वाटर जो वेपर होते हैं, वो किस में पाए जाएंगे, वो ट्रोपोस्फियर में पाए जाएंगे। ये इन चारों में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मो और एक्सो में ये नहीं पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, केवल ओनली ट्रोपोस्फियर में पाए जाएंगे। उसके बाद से वेदर एक्टिविटी, जो भी वेदर एक्टिविटी होती है, जो भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, वो आपकी ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। अब वेदर जो है कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वेदर एक्टिविटीज़ की अगर आप बात करें, तो वेदर एक्टिविटीज़ की हम बात करें अगर, तो आपका जो है कि रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, स्टॉर्म होता है, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, ठीक है, आपकी रेनफॉल होती है, ठीक है, जो ओले पड़ते हैं। उसके बाद से जो आपका ठंडी के दिनों में जो फॉग होता है या जो ड्यू पड़ती है, ये सारी चीज़ें किस में होती है, बिजली कड़कती है, ठीक है। ये सारी घटनाएं किस में होती हैं आपकी, तो इसमें वेदर आपकी एक्टिविटी होती है ट्रोपोस्फियर में। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जिनसे हमारा मौसम चेंज होता है, जिनसे हमारा वेदर चेंज होता है, वो सारी इंसिडेंट्स, सारी एक्टिविटीज़ किस में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। उसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो होता है एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट। सपोज कर लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, जमीन है जिस पे हम चलते हैं, जहाँ हम अपने घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये सन है, सन से अगर सन रेज आ रही हैं, क्या आ रही है, सन रेज, सूरज से किरणें अगर आ रही हैं, पड़ रही है, तो क्या होगा, अर्थ का सरफेस हमारा गर्म होगा। गर्मी के समय में क्या होता है, गर्मी के समय में हम नंगे पाँव चल पाते हैं क्या, नहीं चल पाते। हम तुरंत चप्पल पहन लेते हैं या हम तुरंत जूता पहन लेते हैं। इवन अगर हम घर के बाहर निकलते हैं, तो घर के बाहर जो सड़क होती है, अर्थ सरफेस, वो भी, उसको भी कहीं कहा जाएगा, तो वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो जब हीट पड़ती है तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद से जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, जो बच जाता है, फिर ये उसको वापस भेजते हैं। तो वापस भेजते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करना कहा जाता है, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो हीट जो एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद से जब एब्जॉर्ब हो जाती है, उससे ज़्यादा हीट ये जब नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो उसको रेडिएशन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, रेडिएशन ऑफ सनलाइट कहा जाता है। तो ये वापस भेजते हैं। तो ये जो क्रिया होती है, इससे क्या होता है कि अर्थ गर्म रहती है, जो अर्थ की सरफेस रहती है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है। यही चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है।
या जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो क्रिया होती है कि सन के रेज को, सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करना और फिर इसको रिफ्लेक्ट करना, ये भी किस में होती है? ट्रोपोस्फियर में ही होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ तक आपने चीज़ों को समझ लिया, वीडियो को देख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए और बड़े मन से आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं। जो कुछ नहीं समझ में आता वीडियो में, आप मुझे कमेंट किया करिए, कमेंट में बताया करिए, मैं सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दिया करूँगा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर लंबा होने की वजह से मैं इसको 2 या 3 पार्ट में आपको बताऊंगा। छोटे छोटे मैं वीडियोस बनाऊंगा 10 से 12 मिनट के, 15 मिनट के, और आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। यूनिट टेस्ट आपका हो, चाहे आपका एग्ज़ाम आपके स्कूल में अच्छे नंबर लाएंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, आपके माँ बाप को होगी, आपके मम्मी पापा को होगी। उसके बाद दुनिया में जो आपके परफॉर्मेंस से सबसे ज़्यादा खुश होने वाला इंसान होता है वो आपका टीचर होता है। तो आप मेहनत से पढ़िए और आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।